वार्ड नंबर 14 केसली से इंजीनियर शालीन सिंह लोधी जिला पंचायत सदस्य पद हेतु खड़े हुए हैं। हमारे लिए गए इंटरव्यू में देखिए क्या कहा शालीन सिंह ने। आप 14 नंबर वार्ड से जिला सदस्य किन एजेंडा और किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? जी, मेरा यह मानना है कि चुनावी मैदान में कोई भी प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है तो उसको एजेंडों पर ही राजनीति करना चाहिए। मैंने ये देखा है कि केसली ब्लॉक में यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा व्याप्त है। एक चीज़ और मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी है कि भ्रष्टाचार तो ठीक है, आज तक कहीं पे भी आज तक सुनने में नहीं आया कि बैंकों में भ्रष्टाचार होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में एक अद्वितीय ब्लॉक है केसली ब्लॉक, जहाँ पर बैंक में केसीसी कार्ड बनवाने के लिए 20,000 रुपये लगते हैं। और इसके अलावा कोई भी शासन की योजना उसका लाभ लेने के लिए सारे जितने भी हैं, मैं सबको तो नहीं भ्रष्ट बोलूँगा, मगर कुछ ऐसे अधिकारी हैं और कुछ ऐसे नीचे स्तर के जो सचिव हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं पे घूसखोरी या फिर पैसे वसूली करते हैं, जिस कारण से यहाँ की आम जनता परेशान है। मैं तो ये सोचता हूँ कि यहाँ पर जो लंबे समय से नेतृत्व कर रहे हैं या फिर नेतागिरी करते हैं या फिर अपने आप को तथाकथित नेता बोलते हैं, तो अभी तक आज तक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम क्यों नहीं उठाई। इतने लंबे समय से भ्रष्टाचार व्याप्त है, लोगों को परेशानियां हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, शिक्षा का अभाव है, शिक्षा के अभाव होने के कारण जागृति नहीं है। जब जागृति नहीं होती लोगों में तो भ्रष्टाचार और अन्य प्रकार के शोषण उनके साथ स्वाभाविक होते ही हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना क्षेत्र की जनता को एजुकेटेड किया जाए, क्यों ना क्षेत्र के लोगों को अच्छे कंप्यूटर लैब की व्यवस्था करी जाए, क्यों ना क्षेत्र के लोगों को जहाँ स्कूल 8वीं तक का वहाँ 10वीं तक का किया जाए, इस एजुकेशन की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। इन मुद्दों पर आधारित मैं चुनावी मैदान में हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने इसमें बोला है कि मैंने देखा कि क्षेत्र में जो युवा हैं, केसली ब्लॉक इतना बड़ा ब्लॉक है, यहाँ पर लगभग 5500 वोटर्स हैं और आसपास के ग्रामीण अंचलों को अपन जोड़ लें तो इतना बड़ा ब्लॉक होने के बावजूद भी यहाँ की बड़ी विडंबना है। मैंने देखा कि सुर्खी जैसा क्षेत्र नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हो गया, परंतु केसली को आज तक नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया। मैंने केसली और गौरझामर को नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त कराने के लिए पैदल बरमान यात्रा निकाली थी, जिसमें मैंने जगह जगह पे एसडीएम को ज्ञापन दिया था और युवाओं को नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया था। तो मेरा ये मानना है कि जब भी अगला चुनाव हो तो नगर पंचायत के रूप में केसली का होना चाहिए, तभी केसली का विकास संभव है। और साथ ही साथ मैंने कुछ अपने वचन पत्र में कुछ मुद्दों का उल्लेख किया है, जैसे कि लोग बाग चुन के जाते हैं, जिला पंचायत के सदस्य बनते हैं। आज तक लोगों ने ये चुनाव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पैसे के आधार पर और दारुओं के आधार पर पैसा बांटकर लोगों को भ्रमित करके ऐसे चुनाव लड़ने का एजेंडा रखा। परंतु मेरा मुद्दा बिल्कुल अलग है। मैं अगर चुन के जाऊंगा तो जिला सदस्य की जो भूमिका होती है, जिला सदस्य की भूमिका होती है कि वह जिला पंचायत के सदन में बैठकर जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उन समस्याओं को जिला पंचायत के सीओ, जनपद के सीओ और कलेक्टर तक अवगत कराए। ये जिला पंचायत सदस्य की भूमिका होती है, जिसको अपन सामान्य प्रशासन बोलते हैं। सामान्य प्रशासन की बैठक में जिला पंचायत का सदस्य आमंत्रित किया जाता है। इसलिए आमंत्रित किया जाता है ताकि वो क्षेत्र की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचा सके। मेरे मायने में और जिला पंचायत सदस्य की भूमिका सिर्फ इतनी है कि वो निगरानी करता है। निगरानी करने के अलावा शासन प्रशासन की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर सुचारू रूप से लागू करने के लिए और लोगों का सीधे तरीके से, लोगों को, जनता को सीधे तरीके से योजनाओं का लाभ मिले, ये महत्वपूर्ण भूमिका जिला सदस्य की होती है। तो मैं इन सारे मुद्दों के साथ और क्षेत्र में मैंने एक और चीज़ सोची अपने स्वयं के व्यय पे। मैंने देखा कि खैर जिला पंचायत सदस्य के पास कोई बड़ी भारी निधि तो होती नहीं है कि अनाप शनाप घोषणाएं कर दें, परंतु मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये जो लोग बाग पैसे बांटते हैं उस पैसे को संचय करके अगर आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है और मैं जीतता हूँ तो आप लोगों के लिए एक निःशुल्क वाहन क्षेत्र के लिए दूंगा, जो कि आपातकालीन स्थिति में आप लोगों के लिए काम में आएगा। जैसे कि मैंने कल ही देखा कि एक टड़ा में एक घटना घटित हुई, 108 को फ़ोन लगाया परंतु आने में लगभग आधा घंटा लग गया। तो मेरा वहाँ पे जो प्रचार वाहन था, उस प्रचार वाहन ने उस महिला को अस्पताल तक पहुँचाया और उसके उपचार की व्यवस्थाएं करी। तो मैंने ये सोचा है कि एक केसली ब्लॉक में एक आपातकालीन वाहन लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा
और आपातकालीन वाहन आप लोगों के लिए जो छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, किसी को इलाज के लिए नागपुर जाना, किसी को भोपाल जाना, खारी विसर्जन के लिए जाना, आपातकालीन डिलीवरी में जाना, तो इन सब चीज़ों के लिए वह वाहन उपलब्ध रहेगा, परंतु उसमें डीजल आपको डलाना पड़ेगा, पेट्रोल आपको डलाना पड़ेगा। बस मैं वाहन की व्यवस्था अपनी तरफ से कर दूंगा। और सबसे बड़ी चीज़, और लोग चुन के जाते हैं, दोबारा कभी लौट के नहीं आते, दोबारा कभी जनता के बीच में नहीं आते। तो मेरा एजेंडा यह है कि मैं जन सुनवाई केंद्र खोलूँगा। आज तक यहाँ पर बहुत ही कम नेता होंगे जिन्होंने जन सुनवाई के केंद्र खोले होंगे। मैंने ये देखा है कि चुन जाते हैं, फिर उनको अपन को ढूंढना पड़ता है, घर जाना पड़ता है, फ़ोन लगाना पड़ता है, नेताजी मिलते नहीं हैं। तो हमने कहा कि हम केसली ब्लॉक में, जहाँ आज बैठा हूँ मैं अपने कार्यालय में, यह कार्यालय को स्थायी बनाकर यहाँ पर जनता की सुनवाई के लिए सवेरे से लेकर शाम तक बैठेंगे और जो यथासंभव लोगों की समस्याओं को निराकरण करने के लिए बन सकेगा वह निराकरण करेंगे। जन सुनवाई केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आज तक यहाँ पे अस्पताल भले ही है, परंतु पता चली रात में 12 बजे डॉक्टर बोल दे कि अब हमारे बस का नहीं, आप सागर रेफर करते हैं। तो स्वास्थ्य शिविर भी लगाने की आवश्यकता है। मैंने अपने घोषणा पत्र में बोला है, हम वृद्धों को स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे, नेत्र शिविर लगाएंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार की आयाम नहीं है, यहाँ पर रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं हैं। अगर यहाँ पर समृद्ध क्षेत्र है, पानी की सिंचाई की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, अगर शासन की मदद से अगर एक शुगर मिल स्थापित हो जाती है तो आसपास का किसान समृद्ध हो जाएगा, आसपास के किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो किसानों की जो समस्याएं हैं, गांव गरीब मजदूर की जो समस्याएं हैं, युवाओं की जो समस्याएं, मूल मुद्दों पर आधारित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर मैं चुनावी मैदान में हूँ। और ना मैंने संकल्प लिया है, ना तो पैसा बांटूंगा, ना तो दारू बांटूंगा, ना ही धर्म के आधार पर, ना ही समाज के आधार पर। बस मैं वोट मांग रहा हूं तो काम के आधार पे। आप क्वेश्चन करना राजनीतिक सफर का। आपका राजनीतिक जीवन के बारे में पूछना चाहते हैं। आपका सफर कहां से शुरू हुआ और आपकी क्या एक्टिविटी रही, उसके बारे में बताइए। जब मैंने 12वीं पास करी, 12वीं पास करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। इन्फिनिटी इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने BE सिविल से अपनी BE कंप्लीट करी है। जब मैं फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं था नेतागिरी करने का, ना कभी मैं इस लक्ष्य को लेकर चला कि हमको नेतागिरी करना है, क्योंकि हम पढ़ाई में शुरू से शार्प रहे और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हम फर्स्ट क्लास पास आउट हैं। जब मगर हमने देखा कि जब नए नए इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित हुए थे सागर में, तो समस्याओं का पिटारा था, छात्रों की समस्याओं का पिटारा था। तो छात्रों की समस्याओं को लेकर आगे हमेशा फ्रंट लाइन में खड़े होते थे और उनका नेतृत्व करते थे। और उनका नेतृत्व करते करते धीरे धीरे क्या हुआ कि कॉलेज ने स्थापित नेता बना दिया, छात्रों के स्थापित नेता बन गए। विद्यार्थी परिषद से जुड़े हम, विद्यार्थी परिषद में कॉलेज का अध्यक्ष बना मैं, कॉलेज का अध्यक्ष बनने के बाद नगर का मंत्री बना मैं, नगर का मंत्री बनने के बाद में जिला का संयोजक बना मैं, जिला का संयोजक बनने के बाद में विभाग का सह संयोजक रहा। अनेकों दायित्व पर रहा मैं विद्यार्थी जीवन काल में रहते हुए मैंने छात्रों के लिए अनेकों आंदोलन करे, जिनमें से मेरे कुछ विशेष आंदोलन हैं। जैसे कि पहले एक समय था कि छात्रों की छात्रवृत्ति कॉलेज के खाते में आती थी, कॉलेज प्रशासन के खाते में आया करती थी। मैंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था सागर में और लगभग वो आंदोलन 1 महीने चला। मैंने उसमें मांग करी थी कि जो छात्रवृत्ति आती है वो सीधे बच्चों के खाते में आए। और उस आंदोलन की शुरुआत सागर से हुई थी, जो कि प्रदेश व्यापी आंदोलन हुआ था पूरे मध्य प्रदेश में, और उस आंदोलन का नेतृत्व करता मैं था। आज वर्तमान स्थिति में अगर जो छात्रों की छात्रवृत्ति सीधे उनके खाते में आती, चाहे वो OBC का हो, SC का हो, ST का हो, या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का छात्र हो, वो उस समय के आंदोलन के कारण आ रही है। जब हम अपने छात्र जीवन काल में हमने इस आंदोलन को खड़ा किया था। छात्र जीवन काल में रहते हुए एक और मैंने विशेष आंदोलन खड़ा किया था। ऐसे एक और आंदोलन खड़ा किया था जिसमें मैंने देखा कि गांव देहात के बच्चे आते हैं शहर में पढ़ने के लिए। कोई इंजीनियरिंग करने आता है, कोई फार्मेसी करने आता है, कोई B.Ed करने आता है, कोई D.Ed करने आता है। तो जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान वाले जो बच्चे हैं, जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको उल्लू बनाया जाता है। उनको कैसा उल्लू बनाया जाता है? उनको ऐसा उल्लू बनाया जाता है कि उनकी अंक सूचियाँ रख लेते थे, उनकी अंक सूचियाँ रख के उनका एडमिशन करा लेते थे। एडमिशन करा के जो छात्रवृत्ति उनकी आती थी, वो छात्रवृत्ति लेकर कॉलेज प्रशासन वाले क्या करते थे, अपने खाते भरते थे
और बच्चों से अनावश्यक फीस भी वसूला करते थे और उनकी अंक सूचियां उनको रिटर्न नहीं किया करते। तो मैंने कॉलेज कैंपस जाके और कलेक्टर के माध्यम से इस की मुहिम को चालू करा कि कोई भी कॉलेज प्रशासन एडमिशन के 2 महीने बाद तक किसी भी छात्र की अंक सूची अगर रखता है तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो। एक ये आंदोलन मैंने खड़ा किया। आज राजघाट बांध की अपन बात करते हैं, तो अभी कुछ समय पहले राजघाट बांध की आप 14 नंबर वार्ड से जिला सदस्य के उम्मीदवार हैं, किन एजेंडा और किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में हैं? जी, मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर चुनावी मैदान में आता है और चुनाव लड़ता है तो उसको मुद्दों पर आधारित राजनीति करना चाहिए। मेरा मूल मुद्दा जो है इस चुनाव में, देश में पूरे विश्व में कोविड महामारी के दौरान कोविड-19 लोग परेशान हुए थे, उसमें आपने कोई समाज सेवा या कोई आपकी एक्टिविटी रही हो तो उसके बारे में बताइए। जब फर्स्ट वेव आई तो मैंने देखा कि लोग बाग बहुत ज़्यादा पलायन कर रहे हैं यहाँ से वहाँ। तब समझ में आया ये देश मज़दूरों का देश है, गांव गरीब का देश है। जो चकाचौंध में जो लोग रहते हैं उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये देश मज़दूरों का देश है। जब इतने हज़ारों और लाखों की तादाद में मज़दूरों ने पलायन किया तब मन में पीड़ा उठी। देखा कि यार बेचारे वो भूखे प्यासे सड़कों पे जा रहे हैं। तो मैंने गांव-गांव सैनिटाइजेशन का काम भी उठाया और जो भूखे प्यासे लोग जो सड़कों पे जा रहे थे, पलायन कर रहे थे, जिनसे अपना कोई वास्ता नहीं था, जो हमारे वोटर नहीं थे या फिर जो हमारे क्षेत्र में रह रहे थे, उनके रोज़गार छिन गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना मैं अपने ग्रुप के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से, युवाओं के माध्यम से उन लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठाऊं। मुझे परंतु कोविड से डर नहीं था उस समय। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि कोरोना मुझे हो सकता है। फर्स्ट वेव के दौरान हमने गांव-गांव जाकर जिन लोगों की रोज़गार छिन गए थे, जिनके खाने की व्यवस्था नहीं थी, उन लोगों को हम लोगों ने खाना दिया और निरंतर मुहिम के तहत खाना दिया उन लोगों को कि सवेरे इनकी तरफ से, शाम को इनकी तरफ से, रात को इनकी तरफ से, लगातार जब तक लॉकडाउन लगा रहा तब तक हम लोगों ने भोजन की व्यवस्था उन लोगों की करी। इसके अलावा मैंने एक मुहिम चालू करी थी गौरझामर में, चलो करें पंचायत सैनिटाइज। एक ये मुहिम भी हमने चालू करी थी, तो हर पंचायत को हमने सैनिटाइजेशन का काम भी किया था। परंतु जब सेकंड वेव आई तो मैंने फिर से मुहिम उठाई और मुहिम उठाते हुए जब आगे बढ़े तो मैं स्वयं कोविड पॉजिटिव हो गया और मैं खुद कोविड पॉजिटिव हुआ। तो 15 दिन तक मैं आइसोलेशन में रहा। उसके बाद मेरे पिताजी कोविड पॉजिटिव हो गए, फिर मेरी माताजी कोविड पॉजिटिव हुई, मेरा परिवार, संपूर्ण परिवार कोविड पॉजिटिव रहा। भगवान की असीम कृपा के कारण, कहीं इन पुण्य कर्मों के कारण उनको विकट परिस्थितियों से बचा के लेके आए। पापा जी को मेरे कोविड के बाद फंगल इन्फेक्शन हो गया था। फंगल इन्फेक्शन में उनको आधा जबड़ा गंवाना पड़ा, परंतु भगवान की कृपा से वे आज ठीक हैं और आप लोगों के, सभी लोगों के सहयोग से। तो ये जितने कोविड काल के जो काम रहे हैं, जो सेवा के कार्य रहे हैं, तो ये तो करे ही है। मेरा ये मानना है हर मनुष्य को अपना मानव धर्म निभाने के लिए करना चाहिए और ऐसी कठिन परिस्थितियों में सबको इसको जिम्मेदारी के साथ उठाना चाहिए। इसको नेतागिरी से नहीं जुड़ना चाहिए।